तो दोस्तों, बॉलीवुड की बात चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2023 में आई मूवी 3 ऑफ अस को। इस फिल्म में एक औरत की कहानी है जो कि अपने पुराने दिनों को जीने अपने अतीत में चली जाती है। क्या चल रहा है, क्या होने वाला है उसके साथ, जो उसने अचानक पिछले दिनों को याद करने का सोचा, ये सब आपको जानने को मिलेगा इस फिल्म की कहानी के अंत में। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे आते हैं फिल्म की कहानी पर। तो इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है शैलजा नाम की एक औरत से, जो कि पेशे से फैमिली कोर्ट के डिवोर्स डिपार्टमेंट में काम करती है, पर अब वो अपना काम छोड़ रही है। वो अपने पति दीपांकर के साथ रहती है, जो कि इंश्योरेंस एजेंट है, और उनका बेटा भरत बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है। शैलजा अक्सर कुछ चीजें भूल जाया करती है, इसलिए अपनी डायरी में सब लिख कर रखती है कि क्या क्या करना है। एक दिन अचानक शैलजा दीपांकर से कहती है कि मुझे बेंगुरला जाना है। 5वीं से 8वीं तक मैंने पढ़ाई वहीं की थी। मेरा बहुत दिनों से मन हो रहा है कि एक बार जाके बेंगुरला देख आऊं। अभी चल लेते हैं, क्योंकि आगे का तो कुछ पता ही नहीं। अगले दिन दोनों निकल जाते हैं वहां जाने के लिए, और वहां पहुंचकर एक होटल में रुकते हैं। आराम करने के बाद फिर दोनों जाते हैं उस स्कूल में जहां से शैलजा पढ़ी थी। शैलजा को एक बोर्ड पे प्रदीप कामत नाम लिखा दिखाई देता है, तो वो पियोन से पूछती है, पर उसे इस नाम के व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं था। रास्ते में शैलजा को उसकी बचपन की दोस्त गोरी मिल जाती है, तो दोनों बहुत खुश होते हैं। कितने दिनों बाद अचानक ऐसे मिले हैं। गोरी के घर में बैठ उनके बीच स्कूल के दिनों की काफ़ी बातें होती हैं, और अब कैसी जिंदगी है दोनों एक दूसरे से साझा करते हैं। शैलजा को पता चलता है कि प्रदीप एक बैंक में मैनेजर है, तो वो सीधे वहीं पहुंच जाती है। प्रदीप जब शैलजा को देखता है तो अचानक उसे अपने सामने देख हैरान भी होता है और बहुत खुश भी, क्योंकि इतने सालों बाद वो मिलने तो आई। तीनों साथ बैठते हैं तो दीपांकर और प्रदीप में हल्की फुल्की बातें होती हैं, और फिर काम का बहाना देकर दीपांकर उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ देता है। प्रदीप शैलजा से आप करके बात कर रहा था, तो शैलजा कहती है कि आप क्यों कर रहे हो, स्कूल में तो तुम बोला करते थे। प्रदीप कहता है कि स्कूल ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म की बात हो। उनके बीच बातें होती हैं कि क्या काम करते हो, कैसी चल रही है जिंदगी, और फिर दोबारा स्कूल घूमने चले जाते हैं। प्रदीप, गोरी, शैलजा अपनी क्लास में जाते हैं और याद करते हैं उन पलों को जो उन्होंने साथ में बिताए थे। मस्ती करके, पढ़ाई करके, शरारतें करके। प्रदीप का भी अपना परिवार था। परिवार में थी उसकी धर्मपत्नी सारिका और 2 बेटियां। प्रदीप सारिका को बताता है कि वो जो मेरी दोस्त थी ना शैलजा, वो आज मुझसे मिलने आई थी अपने पति के साथ। मैं हैरान हूँ कि 28 साल बाद वो वापस क्यों आई। अभी वो 4-5 दिन है यहीं। तो शैलजा चाहती है कि मैं उन दोनों के साथ पुरानी जगह घूम के आऊँ। मैं दुविधा में हूँ कि जाऊँ या ना जाऊँ। सारिका कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए, बस जो भी हो सब बताना आगे, ठीक है ना, और रिश्वत भी देनी पड़ेगी मुझे। शैलजा दोनों के साथ अपने घर जाती है जहां वो पहले रहती थी। उसके दिमाग में वो सभी यादें घूमने लगती हैं जो उसने इस घर में गुजारी अपने परिवार के साथ। वो घर के पीछे बने कुएं तक पहुंची ही थी, तभी रुक जाती है और चेहरे की खुशी उदासी में बदल जाती है। शायद कुछ बुरी यादें भी इस घर को लेकर थीं जो उसे याद आ गई थी। अब वो लोग जाते हैं अपने इंग्लिश टीचर और उनकी बेटी रूपाली से मिलने, जो कि उनके दोस्त थी। प्रदीप पूछता है कि जो समुद्र के किनारे चुड़ैल अम्मा रहती थी वो अभी भी है क्या। रूपाली कहती है कि हमें डराने के लिए ऐसे ही किसी ने खबर फैला दी थी। मुझे नहीं लगता कि ये सब सच था। टीचर कहती है कि वो सच में थी। शैलजा मुंह पर दुपट्टा बांधे रोज उससे बातें करने जाती थी। शैलजा भी हामी भर देती है कि हाँ, वो सच में थी। रूपाली और प्रदीप कहते हैं कि रही भी होगी तो इतने सालों हो गए, अब जिंदा थोड़ी होगी। हम देखते हैं कि प्रदीप एक कविता लिख रहा होता है जिसका शीर्षक था उद्गम, यानी कि शुरुआत। मतलब जैसे अगर तालाब में पत्थर फेंके तो जहां से तरंगे उठती हैं उन तरंगों का उद्गम हुआ। सारिका मजाकिया अंदाज में कहती है, तो फिर शैलजा से मिलना इस कविता का उद्गम होगा। प्रदीप कहता है कि यह तो नहीं जानता, पर आज इतने सालों बाद सबसे मिलना मन कहीं बहुत पीछे चला गया था। कुछ है जो शैलजा को अपने उद्गम पर वापस ले आया है। मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सारिका फिर से मजाक कहती है कि 17 साल हो गए हैं हमारी शादी के उद्गम को, लेकिन कभी एक छंद नहीं निकला आपकी कलम से, और आज आपने बचपन के प्यार को देख के पूरी कविता उतार दी।
प्रदीप उसकी बात पर हंसते हुए प्यार से बस उसके हाथों को चूम लेता है। दीपांकर शैलजा से कहता है कि तुमने इन सब के बारे में कभी मुझे नहीं बताया। शैलजा कहती है कि जानबूझकर नहीं किया, बस हो गया। और जिस शैलजा को तुम यहाँ पहली बार मिल रहे हो, शायद मैं उस शैलजा को यहीं ढूंढने आई हूँ। सामने होकर भी वो मिलती नहीं। अगर तुम्हें मुझसे पहले मिल जाए ना तो संभाल कर रख लेना। अब अगले दिन दीपांकर अपना काम कर रहा होता है तो शैलजा अकेले ही चली जाती है। अपनी डायरी और हथेली पर नाम पता लिख के वो प्रदीप के साथ कथक डांस क्लास जाती है, जहाँ बचपन में वो कथक सीखा करती थी। अपनी गुरु माँ से मिलकर उसे बड़ी खुशी होती है और फिर बच्चे उसे कथक करके दिखाते हैं। देखते ही देखते शैलजा का भी मन कर जाता है कथक करने का, तो वो भी उनके साथ शामिल हो जाती है। न जाने क्या क्या होता है कि अचानक शैलजा शर्म और डर के मारे खंबे के पीछे छुप जाती है, जिसे देख प्रदीप समझ ही नहीं पाता कि उसे क्या हुआ। फिर दोनों एक होटल में बैठते हैं तो शैलजा बताती है कि उसका बेटा IIT में पढ़ रहा है। प्रदीप बताता है कि मैं भी IIT जाना चाहता था। एक दिन बाबा घर पे नशे में आए और माँ के साथ झगड़ा किया। उन्होंने मारा और मुझे भी मारा। अगले दिन वो सुबह उठकर कहीं चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। मैं समझ नहीं पाया कि क्या था। वो अपनी परेशानी किसी को बताते नहीं थे। तब तक शायद किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ। हमने उन्हें बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिले। मन करता था कि एक बार वो सामने आ जाए तो मैं इतना चिल्लाऊंगा उन पर। बहुत गुस्सा था। अब तो दया आती है कि हम में से कितने ये सोचते हैं कि जिंदगी से ऊब गए हैं, कहीं भाग जाते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं सब कुछ। नहीं समझ में आ रहा था ये जो भी है, पर हम जा नहीं पाते। उन्होंने कर दिया। बस मैं कई साल हर रोज कोशिश करता था उम्मीद छोड़ देने की, और मैं मानता था कि छोड़ भी चुका हूं मैं उम्मीद, पर मन करता था कि बस एक बार वो मेरे सामने आकर खड़े हो जाएं और मैं उनसे पूछूं कि क्यों गए थे। मन के अंदर जो चालाकी थी वो ये भी कहती थी कि अगर मिलूंगा तो उन्हें घर भी तो लेकर आऊंगा, पर जब खुद पर शर्म आती थी तो मैं उस अंतर्मन की चालाकी को मारता और कहता कि ठीक है, नहीं लाऊंगा। प्रदीप, दीपांकर और शैलजा तीनों एक मंदिर जाते हैं तो प्रदीप दीपांकर से कहता है कि शैलजा को प्रसाद दे दो, तो दीपांकर कहता है कि वो प्रसाद को मिठाई समझकर ही खाएगी क्योंकि वो अधर्मी टाइप की है। दीपांकर कहता है कि चलिए कुछ तो है जो मुझे पता है और आपको नहीं। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि बातचीत के दौरान शैलजा से जुड़ी काफ़ी बातें निकल आती थी जो कि प्रदीप को पता होती थी लेकिन दीपांकर को नहीं। प्रदीप कहता है कि मुझे तो उसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब से यहाँ से गई है तो उसका परिवार, माँ बाप, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं पता। दीपांकर बताता है कि उसके पिता तो हमारी शादी के 6 महीने बाद ही गुजर गए और उसके 2 महीने बाद माँ गुजर गई कैंसर से। फिर हमारा बेटा हुआ भरत। शैलजा को संभालना पड़ा। उसकी एक बहन भी थी, बीनू, जो कि बचपन में ही गुजर गई। प्रदीप कहता है कि मैं जानता हूँ उसे। दीपांकर कहता है कि अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शैलजा को इसकी ज़रूरत है। हमें देखने मिलता है कि प्रदीप एक शॉल पर कढ़ाई कर रहा है, शायद किसी को देने के लिए। अब हम देखते हैं कि शैलजा और दीपांकर प्रदीप के घर जाते हैं तो प्रदीप उन्हें अपनी लिखी कविताएं सुनाता है। प्रदीप उठता है चाय बनाने के लिए तो सारिका हैरान हो जाती है क्योंकि प्रदीप कभी किचन में कुछ बनाने जाता नहीं था, पर आज भाई साहब इन दोनों को इम्प्रेस करने के लिए चाय बनाने जा रहे थे। शैलजा सारिका से कहती है कि मैं अचानक आ गई प्रदीप से मिलने, तो तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा ना। सारिका कहती है कि सच बोलूं तो अजीब लगा, पर बहुत प्यारा अजीब लगा। मैं एक हफ्ते सालों में मेहंदी लगाने की सोच रही हूँ, लेकिन रोज ना लगाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हूँ। जिस दिन लगाने बैठ जाऊंगी तब कोई बहाना नहीं मिलेगा। आपको देखा तो लगा आपको कितनी जोरों से चाह रही होगी ना कि आप बस आ गई और आपके सारे बहाने वहाँ मुंबई में धरे के धरे रह गए। ये बात मुझे बहुत प्यारी लगी। प्रदीप, दीपांकर और शैलजा एक पुराना कोई किला घूमने जाते हैं जो कि पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। दीपांकर देख रहा था कि शैलजा प्रदीप के साथ घूम रही है और काफी खुश है। होटल आकर दीपांकर शैलजा से पूछता है कि क्या तुम कभी मेरे साथ इतना खुश हुई हो। शैलजा कहती है कि मैं खुश हूँ, इस बात से तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। तो दीपांकर कहता है कि नहीं, तुम खुश हो सकती हो और तुम हो भी, शायद मेरे साथ ही कोई दिक्कत है। शैलजा कहती है कि यह क्या बात हुई, मैं अपने बचपन के घर आई हूँ, खुश तो होंगी ही ना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे साथ मैं खुश नहीं हूँ। दीपांकर कहता है तो फिर मुझे याद क्यों नहीं। तो शैलजा कहती है कि क्योंकि यह हमारी आदत है। सीधा साधा जीवन हमें याद नहीं रहता और गुजरे वक्त के साथ हम भूल जाते हैं, बदल जाते हैं। दीपांकर कहता है कि क्या बदला है, मैं तो बिल्कुल वैसे का वैसा हूँ।
शैलजा कहती है कि तुम वैसे नहीं हो दीपांकर, ना तुम वैसे हो ना मैं वैसी हूँ, और ना ही हमारा रिश्ता वैसा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, ऐसा ही होता है। तुम मुझसे पूछ रहे हो ना कि हम आखिरी बार साथ में खुश कब थे। मैं तुमसे पूछती हूँ कि हम आखिरी बार साथ में दुखी कब हुए थे। दीपांकर कहता है कि शायद बहुत बार। अब ये मत कह देना कि डेमेंशिया की वजह से तुम ये बात भी भूल गई हो। और इतना कह के वो वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि रात में शैलजा उसी बूढ़ी अम्मा के पास जाती है जो समुंदर किनारे रहती थी। शैलजा कहती है कि आपने पहचाना मुझे, मैं बचपन में आती थी आपके पास। अम्मा कहती है कि अभी भी तो आती है, बाहर क्यों खड़ी थी इतने दिन, और ये नया बस्ता कहाँ से लाई। शैलजा पूछती है कि मैंने जो अंगूठी दी थी आपने उसका क्या किया। तो अम्मा बताती है कि 3 लोग समुंदर से निकल कर आए और बोला कि चलो, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मालिक के साथ जाऊंगी, तो वो यहीं रहने लगे, मुझे बाहर फेंक दिया। चांद सूरज समुंदर बादल सब लड़ने लगे कि मैं तेरा मालिक, मैं तेरा मालिक। एक दिन समुंदर भी लाल हो गया। मैंने उसे आके दिखाई लेकिन नहीं माना। तेरी अंगूठी फेंक के मारी तो तुरंत पीछे हट गया। अम्मा पूछती है कि तू क्या लाई है बस्ते में। शैलजा बताती है कि उस दिन वीनू और मैं रस्सा कूद खेल रहे थे। उसी ने बोला था कि खींच खींच खेलते हैं। उसे पता था कि वही जीतेगी। शुरुआत से ही हड्डी हड्डी बोल के मुझ पे हंस रही थी, तो मैंने बैगन बोला तो वो जोर जोर से हंसने लगी। फिर दांत कसकर रस्सी को हाथ में लपेट कर मैंने जोर से खींचा। मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और वो कुएं में गिर गई। मैं दौड़कर बाबा के पास गई और बीनू बोलकर रोने लगी। सब बोल रहे थे कि आप मर गई होंगी। अम्मा कहती है कि तूने याद रखा इसलिए जिंदा हूँ, फिर आना। अब समझ में आता है कि क्यों शैलजा कुआं देखकर घबरा गई थी। वो यादें अच्छी नहीं, बहुत बुरी थी, और ऐसी थी कि उसे खुद को दोषी मानने पर मजबूर कर दे। जो हुआ उसकी वजह से हुआ। अब अगले दिन हम देखते हैं कि प्रदीप और उसकी छोटी बेटी और शैलजा दीपांकर सब मेला घूमने गए थे। शैलजा को वहाँ झूला झूल के बहुत मजा आ रहा था। दीपांकर प्रदीप से कहता है कि अगर आप कभी मुंबई आओ तो हमारे घर जरूर आइएगा। प्रदीप पूछ ही लेता है कि शैलजा ठीक तो है ना। दीपांकर बताता है कि अभी कुछ महीने पहले एक न्यूरोसर्जिकल कंडीशन के बारे में पता चला कि डिमेंशिया है इनको। डॉक्टर का कहना है कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता उसकी याददाश्त जाने लगेगी। वो अभी से ही चीज़ें भूलने लगी है, जैसे नाम, अपने बचपन को। कभी कभी तो खुद को ही ऐसे देखती है जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। इसलिए उसका मन था कि एक बार। इतने में प्रदीप टोक कर बोलता है कि उसका मन था अपने उद्गम पर वापस आने का। शैलजा को बड़ा गोल वाला झूला झूलने का मन था, पर छोटी बच्ची और दीपांकर मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता था। तो प्रदीप शैलजा के साथ जाता है झूला झूलने। झूला जैसे ही घूमना शुरू करता है प्रदीप को डर लगने लगता है, क्योंकि सालों बाद वो बैठा था इस पर। वही शैलजा को मजा आ रहा था। झूला ऊपर ही रुक जाता है तो प्रदीप कहता है कि बचपन में जब झूला रुकता था तो मन करता था कि बस यहीं रुका रहे। शैलजा कहती है कि मेरा तो आज भी यही मन करता है। पिछले हफ्ते जब मुंबई में थी तो यहाँ आने की बहुत जल्दी थी, और जब से यहाँ आई हूँ मुंबई की बहुत याद आ रही है। लेकिन आज बहुत वक्त बाद इस पल में ऐसा लग रहा है जैसे कोई जल्दी नहीं, यहीं तो पहुँचना था। पहुँच गई। प्रदीप पूछता है कि तुम पहले लौटकर वापस क्यों नहीं आई। तो शैलजा कहती है कि पता नहीं, पूरी जिंदगी इसी उलझन में निकल जाती कि हमें भगदड़ पसंद है या शांति। पर अभी कुछ ही दिनों पहले जिंदगी ने कहा कि बस करो, तो बस आ गई। हम जब आखिरी बार इस मेले में आए थे तो कैसा था, तुम्हें याद है क्या? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। वो हंसते हुए कहती है कि बाकी सब छोड़ो, मुझे तो खुद की शक्ल भी याद नहीं। प्रदीप बताता है कि हमारे सभी दोस्त साथ थे, क्या क्या हुआ था सब बताते हुए कहता है कि इसके बाद हमारी बात ही नहीं हुई। शैलजा कहती है कि इसके बाद बीनू का हादसा हुआ और हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल गए। प्रदीप सॉरी, ये माफ़ी मुझे 28 साल पहले मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे सचमुच नहीं पता था कि उस दिन हम आखिरी बार मिलेंगे। प्रदीप कहता है और मुझे ये नहीं पता था कि हम दोबारा मिलेंगे भी या नहीं, इसलिए वापस आने और मुझे याद रखने के लिए शुक्रिया। शैलजा कहती है कि ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाऊंगी। तो प्रदीप कहता है कि कोई नहीं, मैं याद रख लूँगा। दोनों के चेहरे पर हंसी भी थी और आंसू भी। आज जाके 28 साल बाद दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता पाए। अब किसी के मन में कोई भी शिकायत या नाराज़गी नहीं रह गई थी, और दोनों ने एक दूसरे के हालातों को समझा और जाना कि यही ज़िंदगी है। प्रदीप सारिका को साड़ी देता है तो सारिका कहती है कि यह रिश्वत है क्या। तो प्रदीप कहता है कि नहीं,
शैलजा ने भिजवाई है तुम्हारे लिए। फिर वो पीछे से उसे शॉल उड़ाते हुए कहता है कि ये है तुम्हारी रिश्वत। ये वही शॉल थी जिसमें प्रदीप कढ़ाई कर रहा था। हमें लगा कि शैलजा को देगा, पर असल में वो अपनी पत्नी के लिए कर रहा था, क्योंकि उसका पहला प्यार तो नहीं पर आखिरी प्यार वही थी। उधर हम देखते हैं कि दीपांकर प्यार से शैलजा के बालों में चंपी कर रहा होता है। जाने से पहले शैलजा आखिरी बार उस कुएं के पास आती है जहां वो हादसा हुआ था। शायद उसे माफी मांगनी थी, या मन में कुछ बात थी जो कहानी थी, या जो हुआ उसका पछतावा करना था। इसलिए आई थोड़ी देर वो रुकती है और फिर वहां से चली जाती है। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखी एक ऐसी कहानी जो हमें इस बात का एहसास कराती है कि जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए और कैसे पलट जाए। इसलिए जब भी मौका मिले अपनों के साथ जीने का, तो उसे जी भर के जी लो। तो बहुत कुछ है कहने को, पर समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। एक एक कैरेक्टर के बारे में बताते हुए सब कुछ बोलने की कोशिश करूँगा तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी इस फिल्म का मोटो यही था जो मैंने आपको बताया कि जीवन में हर पल आखिरी समझ के जियो, और ऐसा जियो कि वो हमेशा आपको याद रहे। अपनों के साथ बिताया हुआ हर पल आपको ताउम्र याद रहने वाला है, और बीती हुई फीलिंग्स आपको हमेशा गुदगुदाने वाली हैं। फिल्म का एक डायलॉग काफ़ी अच्छा था कि हमें बीता हुआ हर पल याद आता है और अच्छा लगता है, इसलिए अपने हर पल को यादगार बनाने की कोशिश करो। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन फिल्म 3 ऑफ अस को लेकर। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया इस सेशन को लाइक या डिसलाइक करके भी दे सकते हैं। बाकी इस मूवी और इसकी स्टोरी के बारे में आप सबका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर साझा करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन और बॉलीवुड से जुड़ा कंटेंट आपको समय रहते मिलता रहे। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।